हेलो बच्चों, मैं मिथिलेश आपका बायोलॉजी टीचर आ गया हूं आपके यूट्यूब चैनल जूनियर विंग्स पर। और इस जूनियर विंग्स पर तो आप जान ही रहे हैं, जूनियर विंग्स पर आपको क्या पढ़ाया जा रहा है। बायोलॉजी की क्लासें कराई जा रही हैं, जिसमें ये हमारा तीसरा वीडियो लेक्चर होने वाला है। जिसमें पहला हम बताए थे पोषण। पोषण क्या होता है, जीवों में क्यों जरूरी होता है और पोषण की क्या आवश्यकताएं हैं। दूसरा चैप्टर हमने पोषण का प्रकार पढ़ा, जिसमें स्वपोषी परपोषी पढ़े, स्वपोषी के प्रकार पढ़ा और परपोषी के भी प्रकार पढ़े। आज की क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं मेनली प्रकाश संश्लेषण। जैसा कि आप हमारा थंबनेल देख रहे होंगे, ये जो थंबनेल देख रहे हैं प्रकाश संश्लेषण, तो इसमें हम क्या बताएंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में कि पादपों में कैसे प्रकाश संश्लेषण होता है। ये एक बड़ा शानदार टॉपिक है, आसानी से आप नहीं कह सकते हैं। और अगर हम 11th में देखें तो ये अलग चैप्टर ही है पूरा का पूरा प्रकाश संश्लेषण से जुड़ा हुआ, और जिससे नीट में हर वर्ष 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। बच्चे, आपको 10th को पढ़ा रहा हूँ, परंतु ये मत सोचना कि हम किसी लेवल को डाउन करके पढ़ाएंगे। हाँ, जितना है आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जाएगा, परंतु बेसिक पूरा क्लियर होना चाहिए, ताकि आपका नीट में 11th में ये टॉपिक आपका ज़्यादा अच्छा क्लियर हो सके। यानी कुल मिलाकर के अगर आप बायोलॉजी क्लास 11 12th में पढ़ना चाह रहे हैं तो इसके लिए ये वीडियो बड़ा अच्छा रहेगा और बोर्ड में बड़ा शानदार रहने वाला है। हम शुरू करते हैं बच्चे। तो देख लीजिए, ब्लैक पैटर्न पे लाइट कलर बड़ा शानदार रहेगा, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया है। आइए देखिए, हम पढ़ रहे हैं प्रकाश संश्लेषण। बच्चे, क्या है? प्रकाश संश्लेषण। अब देखा जाए, प्रकाश संश्लेषण को अगर हम इंग्लिश में कहें तो इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या कहेंगे? फोटोसिंथेसिस। अब देखिए बच्चे, ये फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है? अगर हम इसको शब्दावली को, इस शब्द को तोड़ें तो देखो, फोटो का मतलब होता है, इस फोटो का मतलब वो नहीं तू खींच मेरी फोटो नहीं है बच्चे, ये तू खींच मेरी फोटो नहीं है। फोटो को फिजिक्स में हम लोग लाइट कहते हैं, यानी लाइट को हम लोग फिजिक्स की भाषा में क्या कहते हैं? फोटो, लाइट। और लाइट को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रकाश। लेकिन बच्चे, ये फोटो लाइट अगर हम कहें तो उतना अच्छा नहीं रहेगा जितना अच्छा फोटोन कहें। क्या कहें? फोटोन। अब आप कहिएगा सर आपने तो फोटो बताया, फिर बताया फोटोन। सर फोटोन होता क्या है? तो इस फोटोन को कहते हैं प्रकाशीय ऊर्जा। क्या कहेंगे इस फोटोन को? इस फोटोन को हम कहेंगे प्रकाशीय ऊर्जा। क्या बोलेंगे बच्चे? इसको बोलेंगे प्रकाशीय ऊर्जा बोलेंगे। और सिंथेसिस को अगर हम बोलें तो इसको बोलते हैं प्रिपरेशन। हिंदी में हम बोलें तो तैयार करना, या इसी को कहेंगे संश्लेषण। तो बच्चे देखो क्या बन गया? फोटो मीन्स प्रकाश और संश्लेषण मतलब निर्माण। इसी संश्लेषण को आप क्या कह सकते हैं? निर्माण कह सकते हैं। तो कुछ बच्चे इसका अर्थ निकालेंगे ये चीजें कि सर प्रकाश का निर्माण होगा। नहीं बच्चे, इसका मतलब हम आपको एक रिएक्शन से बताते हैं कि जितने भी हरे पादप होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल का इस्तेमाल करता है। और ये प्रक्रिया जो होती है ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। ये रहा सूर्य का प्रकाश, और यहाँ पर आगे यहीं पर प्रक्रिया होता है जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण। और इसी प्रकाश संश्लेषण में बनता है C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2, ये बनती हैं। और इस प्रक्रिया में 6 कार्बन डाइऑक्साइड लगता है और 12 जल के अणु लगते हैं। यानी ये जो रहा, ये पूरा रिएक्शन रहा, ये रहा प्रकाश संश्लेषण का रिएक्शन। यानी हम कहें तो ये किसका रिएक्शन रहा बच्चे? तो ये रहा प्रकाश संश्लेषण का रिएक्शन। और यहाँ पर एक एंजाइम, एक और चीज जरूरी होती है जिसका नाम देते हैं क्लोरोफिल। तो अभी तक हमने क्या समझा?
प्रकाश की उपस्थिति में हरे पादपों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का उपयोग कर भोजन के रूप में शर्करा यानी ग्लूकोज, क्या ग्लूकोज बोले तो भोजन का निर्माण होता है, उसे ही क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो देखिए इसकी अगर हम परिभाषा कहें तो बच्चे आपको मैं इतना बता रहा हूं कि परिभाषा रटने की चीजें नहीं है। परिभाषा हमें जो टॉपिक समझते हैं उन टॉपिक को समझते हुए आपने क्या सीखा उसको लिखना होता है। तो हमने क्या बताया, हमने बताया हरे पादप प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड को आप क्या कहते हैं भाई साहब, इसको आप कहते हैं CO2। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं, CO2। तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं CO2 एवं जल को आपने क्या देखा, H2O का उपयोग क्लोरोफिल वर्णक के द्वारा कर अपना भोजन बनाता है उसे ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, तो आपने क्या बोला कि ये प्रक्रिया जो होंगी हरे पादप में होंगी, किसकी उपस्थिति में होगी, प्रकाश की उपस्थिति में होगी। क्या खर्च होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या होगा, जल। कौन उपयोग करेगा, क्लोरोफिल वर्णक। क्या बनेगा, भोजन। सर भोजन किस रूप में बनता है, तो ये बनता है ग्लूकोज के रूप में। जो भोजन बनता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। बच्चे ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे आप ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट रिएक्शन आप ध्यान रखना क्या होता है कि 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड, 12 अणु जल किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उपयोग करेगा, तब जाकर के बनता है यहां से ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। सर ये एरो क्या बता रहा है, तो ऑक्सीजन ये गैस के रूप में निकलता है, तभी तो आप जानते हैं ना कि पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। इसके लिए जितने ज़्यादा वन लगाए जाएंगे और जितने ज़्यादा वन लगाए जाएंगे उससे उतना कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, और जितना कार्बन डाइऑक्साइड जितना ज़्यादा वन लगाएंगे उतना कार्बन डाइऑक्साइड खर्च होगा, और जितना कार्बन डाइऑक्साइड खर्च होगा उतना ही ऑक्सीजन निकलेगा, और ये ऑक्सीजन हम लोगों के सांस के द्वारा सांसों के लिए जरूरत होती है, जरूरी होता है। इसलिए प्रकाश संश्लेषण बहुत उपयोगी चीज़ है। दूसरे मायने में देखें तो प्रकाश संश्लेषण का एक बहुत बड़ा महत्व है कि पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी हैं सभी के लिए भोजन का स्रोत पादप ही है, जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण कर रहा है। तो बच्चे आप इसे स्क्रीनशॉट कर लेंगे, मैं आपको अगले स्लाइड पर ले चलता हूं। देखिए अगर मैं ये कहूं कि प्रकाश संश्लेषण क्यों आवश्यक है, तो जरा मैं लिखता हूं यहां से, प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता। सर प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, तो बच्चे देखिए प्रकाश संश्लेषण की अगर मैं आवश्यकता की बात करूं तो क्या होगा, ये देखिए मैं लिख रहा हूं। अगर हम ऐसा कहूं तो ऐसा कह सकता हूं, प्रकाश संश्लेषण 2 मायनों में
मायनों में अत्यधिक या अधिक, 2 मायनों में अधिक महत्वपूर्ण है, 2 मायनों में अधिक महत्वपूर्ण है। यानी प्रकाश संश्लेषण 2 मायने में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। सबसे पहला भोजन के स्रोत, सबसे पहला भोजन का स्रोत, भोजन का स्रोत, और दूसरा अगर हम बात करें ऑक्सीजन का निर्माण, ऑक्सीजन का निर्माण। इन 2 कारणों से प्रकाश संश्लेषण अत्यधिक जरूरी है। आप जानते हैं पृथ्वी पर कोई भी ऐसा नहीं कोई भी पादप को छोड़ के ऐसा नहीं है जो अपना भोजन स्वयं बनाता हो, यानी सभी के लिए पेड़ पौधे ही आवश्यक हैं भोजन को बनाने के लिए। एक पॉइंट और जरा देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक रॉ मटेरियल, कच्चे सामग्री हम देखना चाह रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण की, प्रकाश संश्लेषण की कच्ची सामग्री, कच्ची सामग्री या फिर कच्चे पदार्थ आप लिख दें तो और बेहतर होगा। कच्चे पदार्थ, प्रकाश संश्लेषण के कच्चे पदार्थ क्या क्या चाहिए होगा भाई साहब? सर सबसे पहले तो इसे CO2 चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या चाहिए बच्चे? इसको जल चाहिए। क्या चाहिए? इसको चाहिए जल, H2O। और क्या चाहिए? तो इसको चाहिए सनलाइट, प्रकाश की किरणें। और क्या चाहिए? तो इसको एक चीज और चाहिए, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल चाहिए। सर ये सारा चीज चाहिए तभी प्रकाश संश्लेषण होगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रकाश संश्लेषण पादप के किस भाग में होगा? तो भाई साहब अगर हम बात करें प्रकाश संश्लेषण, ये जो प्रकाश संश्लेषण है कहाँ होता है? पादपों की पत्ती या पत्तियों, खास करके जो हरा भाग होता है उसी भाग में होता है, पत्तियों में होता है, पत्तियों में होता है। अब हमें ये जानना है कि सर अगर हम एक पत्ती की संरचना बनाते हैं, हम एक पत्ती की संरचना बनाए इस तरह से, मान लीजिए हम एक पत्ती की संरचना बनाए, तो इस पत्ती में कहाँ होगा? तो सर पत्ती में एक कोशिका होती है, पत्ती में एक कोशिका होती है जिसका नाम देते हैं हरित लवक। क्या नाम देते हैं? हरित लवक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो सर यही वो क्लोरोप्लास्ट है जहां पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। तो मैं आपको ऐसा लिख सकता हूं, यानी प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण पत्तियों के हरित लवक में, हरित लवक में, पत्तियों के हरित लवक में होता है। अब देखिए अगर मैं यहां से बताऊं कि सर हरित लवक क्या होगा, ये भी जानना थोड़ा सा जरूरी है। तो देखिए यहां से मैं आपको बता रहा हूं हरित लवक की संरचना, हरित लवक की संरचना। अगर हम हरित लवक की संरचना के बारे में जाने तो देखिए हरित लवक 2 झिल्लियों द्वारा इस तरह से घिरी हुई संरचना होती है और इसके अंदर इस तरह से सिक्के जैसी संरचना होती है, इस तरह से सिक्के जैसी संरचना होती है। अब ये जो 2 भाग हैं, ये जो पूरा पूरा खाली भाग है ये वाला, इसका नाम देते हैं स्ट्रोमा, और ये जो सिक्का जैसा जो भाग है इसका नाम देते हैं थाइलाक्वाइड। क्या नाम देंगे? थाइलाक्वाइड नाम देंगे। अब यहां पर स्ट्रोमा में होता है अप्रकाशीय अभिक्रिया, अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण की 2 अभिक्रिया।
एक अप्रकाशीय, और दूसरा जो होता है थाइलैक्वाइड में, यहां पर होगा प्रकाशीय अभिक्रिया, यहां होगा प्रकाशीय अभिक्रिया। तो एक होता है अप्रकाशीय अभिक्रिया और दूसरा होता है प्रकाशीय अभिक्रिया। तो बच्चे मैंने आपको क्या बताया, प्रकाश संश्लेषण आवश्यक कितने मायनों में है? तो प्रकाश संश्लेषण 2 मायनों में आवश्यक होता है, एक भोजन के स्रोत के लिए और दूसरा ऑक्सीजन के निर्माण के लिए। फिर मैंने बताया प्रकाश संश्लेषण की कच्ची सामग्री क्या होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, जल होगा, सूर्य के प्रकाश होंगे और हरित लवक क्लोरोफिल होंगे। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण पादपों के किस भाग में होगा? पत्तियों में, और पत्तियों के किस भाग में होगा? हरित लवक में। अब देखिए हरित लवक की संरचना में मैंने कितनी चीजें बताई? 2। एक बताया स्ट्रोमा, जिसमें कौन सी अभिक्रिया होगी? अप्रकाशीय अभिक्रिया, और दूसरा हमने बताया थाइलैक्वाइड। इस थाइलैक्वाइड में क्या होगा? तो इस थाइलैक्वाइड में हमने आपको बताया कि थाइलैक्वाइड में जो होता है ना, वो है प्रकाशीय अभिक्रिया। तो बच्चे अब हमें सीखना है प्रकाशीय अभिक्रिया क्या है और अप्रकाशीय अभिक्रिया क्या है। आपको स्क्रीनशॉट करने की जरूरत हो तो फटाक से स्क्रीनशॉट कर लेंगे। बच्चे पढ़ाई जितनी गहराई और शालीनता से होगी, शिक्षा उतना ही बेहतर होगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। मैं आगे चल रहा हूं। देखिए अब मैं इसके आगे पढ़ता हूं कि सर प्रकाशीय अभिक्रिया और अप्रकाशीय अभिक्रिया क्या होता है। तो देखें यहां से मैं बता रहा हूं प्रकाश संश्लेषण को या की मुख्य दो अभिक्रियाएं होती हैं। मुख्य दो अभिक्रियाएं होती हैं, यानी हम बात करें तो प्रकाश संश्लेषण की मुख्य कितनी अभिक्रियाएं होंगी? 2। एक का नाम देते हैं प्रकाशीय अभिक्रिया और दूसरे का नाम देते हैं अप्रकाशीय अभिक्रिया। तो बच्चे एक बगल हम लिख देते हैं लाइट रिएक्शन, क्या नाम देते हैं? एक का लाइट रिएक्शन और दूसरे का नाम देते हैं डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को क्या कहिएगा? इसको आप कहते हैं प्रकाशीय अभिक्रिया, इसको बोलते हैं प्रकाशीय अभिक्रिया, और इसको क्या बोलेंगे? अप्रकाशीय अभिक्रिया। अप्रकाशीय अभिक्रिया। तो अभिक्रियाएं 2 तरह की हुई, एक का नाम दिए प्रकाशीय अभिक्रिया, दूसरे का नाम दिए अप्रकाशीय अभिक्रिया। अब जरा देखा जाए कि ये प्रकाशीय क्या होता है और अप्रकाशीय क्या होता है। बच्चे मैंने अभी आपको पिछले स्लाइड में बताया कि प्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ होगा, तो होता है यह हरित लवक के थाइलैक्वाइड में संपन्न होता है। ये थाइलैक्वाइड में संपन्न होता है। और ये कहाँ होता है? स्ट्रोमा में। यह हरित लवक के स्ट्रोमा में संपन्न होता है। कहाँ संपन्न होगा? तो ये संपन्न होगा आपका स्ट्रोमा में। अगला देखिए, अब प्रकाशीय अभिक्रिया इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि इस अभिक्रिया के लिए डायरेक्ट सूर्य की प्रकाश की जरूरत होती है। लिखते हैं इस अभिक्रिया के लिए सूर्य के प्रकाश की
सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। और हम उधर देखेंगे तो उसके लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डार्क रिएक्शन। यहां लिखते हैं इसके लिए या इस अभिक्रिया के लिए, इसके लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता, सूर्य के प्रकाश की, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता, आवश्यकता नहीं होती है, नहीं होती है। सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होगी। मुद्दे की बात यह है कि सर इस दौरान निर्माण किसका होगा, तो हम ऐसा इसमें ये बता रहे हैं कि इसके द्वारा जो बनेगा, हम अगर कहें तो इसके द्वारा जो बनेगा, तो इस दौरान एटीपी और एनएडीपीएच जैसे ऊर्जाओं का निर्माण होता है। इस दौरान मध्यवर्ती ऊर्जा एटीपी एवं एनएडीएच का निर्माण होता है। अब आप कहिएगा कि सर ये ऊर्जा क्या है, तो जो प्रकाशीय ऊर्जा आया है उसी ऊर्जा को बदला गया है एटीपी और एनएडीपीएच में। अब होता क्या है, जो प्रकाशीय अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा बनी है एटीपी और एनएडीपीएच, उसी का उपयोग करके ग्लूकोज का निर्माण करा जाता है। तो लिखते हैं प्रकाशीय अभिक्रिया के दौरान, प्रकाशीय अभिक्रिया के दौरान, प्रकाशीय अभिक्रिया के दौरान बनने वाले एटीपी एवं एनएडीएच का उपयोग कर ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है, ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है। तो आपने क्या देखा, यहां पर एटीपी और एनएडीएच बने हैं और वहां एटीपी और एनएडीएच का उपयोग करके ग्लूकोज का निर्माण हुआ है। अब देखें कि इसी दौरान जल के अपघटन से ऑक्सीजन का निर्माण होता है। इस दौरान जल के अपघटन से ऑक्सीजन का निर्माण होता है, ऑक्सीजन का निर्माण होता है। और बच्चे यहां पर देखें तो यहां पर ऑक्सीजन का निर्माण नहीं होता है। इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का निर्माण नहीं होता है, ऑक्सीजन का निर्माण नहीं होता है। तो आपने क्या समझा कि यहां, अब देखिए बच्चे, हुआ क्या, स्ट्रोमा के मतलब जो हरित लवक है उसका जो थाइलाकॉइड वाला झिल्ली है उसी के अंदर प्रकाश को अवशोषित किया गया और प्रकाश को अवशोषित करके उससे एक ऊर्जा बनाई गई जिसका नाम है एटीपी और एनएडीपीएच। और अप्रकाशीय अभिक्रिया में उसी एटीपी और एनएडीपीएच का उपयोग करके किसका निर्माण किया गया, ग्लूकोज का। इस दौरान जल का अपघटन हुआ, उस दौरान जल का अपघटन नहीं हुआ। मोटे तौर पे हम आपको ये बताए कि प्रकाश संश्लेषण की दो अभिक्रियाएं होती हैं। एक का नाम हमने बताया
प्रकाशीय और दूसरा बतलाया अप्रकाशीय। बच्चे, प्रकाशीय का मतलब जिसके लिए प्रकाश की जरूरत होगी, अप्रकाशीय मतलब जिसके लिए प्रकाश की जरूरत नहीं होगी। पहला पॉइंट। दूसरा, प्रकाशीय अभिक्रिया के लिए प्रकाश जरूरी है, इसका मतलब सूर्य के प्रकाश में होगा, वो सूर्य के प्रकाश में नहीं होगा, इतना तो समझ ही गए। अब देखें, ये हरित लवक का थाइलाकॉइड में होगा और वो स्ट्रोमा में होगा। यहां पर जब प्रकाश आएंगे तो प्रकाशीय ऊर्जा को बदल दिया जाएगा एटीपी और एनएडीपीएच में, और उसी एटीपी और एनएडीपीएच का उपयोग करके स्ट्रोमा के अंदर क्या बन गया? ग्लूकोज बन गया। सर, यहां पर जल का अपघटन हुआ है जिसके कारण ऑक्सीजन निकले हैं, वहां जल का अपघटन नहीं हुआ है, इसलिए ऑक्सीजन का निर्माण नहीं हुआ है। बच्चे, वीडियोस हम छोटे छोटे ही बना रहे हैं, 20-25 मिनट का वीडियो रहता है, ताकि आप छोटे छोटे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीखते चलें। अगली क्लास में हम आपको बताएंगे किस तरह से बंध नए बनेंगे, नए नए बंध बनेंगे और ग्लूकोज का निर्माण हो जाएगा, और उससे जुड़े हुए हम क्वेश्चन कराएंगे आपको। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि आपके सहारे नए बच्चों तक पहुंचा जा सके और उसे भी फायदा हो सके। आप भारत के किसी भी कोनों से देख रहे हो, हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए, सभी जगह के लिए है। विज्ञान एक ही है, भाषा बदल सकता है लेकिन विज्ञान वही है, सभी बच्चे देख सकते हैं, वो किस भी बोर्ड के बच्चे हों। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। गुड नाइट।